नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। आज पीएम मोदी ने अपने जन्मदिन के मौके पर मध्य प्रदेश गुना नेशनल पार्क में चीता छोड़ने के बाद शिवपुर में महिलाओं के स्वयं सहायता समूह को भी संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पिछली शताब्दी के भारत और इस शताब्दी के नए भारत में एक बहुत बड़ा अंतर हमारी नारी शक्ति के प्रतिनिधित्व के रूप में आया है। आज एक नए भारत में पंचायत भवन से लेकर राष्ट्रपति भवन तक नारी शक्ति का परचम लहरा रहा है। जिस भी सेक्टर में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ा है, उस क्षेत्र में उस कार्य में सफलता अपने आप तय हो जाती है। बता दें, पीएम मोदी ने इस बार लाल किले से भी महिला शक्ति और सम्मान की बात कही थी। हालांकि बिल्किस बानो केस में दोषियों को छोड़े जाने के फैसले के बाद उनकी आलोचना भी काफी हुई। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर आज नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया है। चीतों को विशेष विमान से लाया गया था। ग्वालियर के महाराजपुरा हवाई अड्डे पर उतरने के बाद चीतों को भारतीय वायुसेना का चिनूक हेलीकॉप्टर कीनो नेशनल पार्क ले गया। बता दें, भारत में साल 1952 में चीतों को विलुप्त घोषित कर दिया गया था, लेकिन अब एक बार फिर से भारत के जंगलों में चीते दिखाई देंगे। कूनो नेशनल पार्क का चयन इसलिए किया गया है क्योंकि यहाँ पर हरी घास भी है और यहाँ पर चीते आसानी से शिकार भी कर सकते हैं। अफ्रीकी देश नामीबिया से लाए गए चीतों को मध्य प्रदेश के कूना नेशनल पार्क में छोड़े जाने के बाद पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत की धरती पर चीता लौट आए हैं और मैं ये भी कहूँगा कि इन चीतों के साथ ही भारत की प्रकृति प्रेमी चेतना भी पूरी शक्ति से जागृत हो उठी है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने नामीबिया की सरकार को धन्यवाद भी किया। यही नहीं, हमेशा की तरह पीएम मोदी ने चीते लाने का पूरा श्रेय खुद को देते हुए कहा, ये दुर्भाग्य रहा कि हमने 1952 में चीतों को देश से विलुप्त तो घोषित कर दिया, लेकिन उनके पुनर्वास के लिए दशकों तक कोई सार्थक प्रयास नहीं हुआ। हालांकि कांग्रेस कल से ही लगातार बता रही है, इस प्रोजेक्ट को मनमोहन सिंह सरकार में मंजूरी दी गई थी। चीतों को लाए जाने के बाद बीजेपी प्रचार में लग गई है। इस बीच कांग्रेस ने प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस ने कल ही ट्वीट कर कहा कि प्रोजेक्ट चीता का प्रस्ताव 2008-9 में तैयार हुआ था। मनमोहन सिंह जी की सरकार ने इसे स्वीकृति दी थी और अप्रैल 2010 में तत्कालीन वन एवं पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश अफ्रीका के चीता आउटरीच सेंटर गए थे और फिर 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रोजेक्ट पर रोक लगाई, जो 2020 में हटाई गई और अब आखिरकार चीते आएंगे। कांग्रेस ने 2010 में दक्षिण अफ्रीका के चीता आउटरीच सेंटर में जयराम रमेश की एक तस्वीर को भी ट्वीट किया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की मुलाकात के बाद कयास लगाए जाने लगे थे कि एक बार फिर से ये दोनों साथ आ सकते हैं। हालांकि अब जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने इसको लेकर स्थिति साफ कर दी है। उन्होंने ऐसी चर्चाओं को खारिज करते हुए कहा है कि पार्टी ने चुनावी रणनीतिकार को पार्टी में शामिल होने का कोई प्रस्ताव नहीं दिया। उन्होंने कहा कि किशोर राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक व्यवसायी हैं जो केवल अपने व्यवसाय के लाभ के लिए मार्केटिंग में रुचि रखते हैं। वो एक व्यवसायी हैं और अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए मार्केटिंग करते हैं। उन्हें जदयू में शामिल होने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया था। वो खुद मुख्यमंत्री से मिलना चाहते थे। दिल्ली पुलिस ने शनिवार को आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान के बिजनेस पार्टनर हामिद अली को भी आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज मामले में गिरफ्तार किया। न्यूज़ एजेंसी एएनआई ने खबर पुलिस के हवाले से दी है। बता दें, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी ने शुक्रवार को अमानतुल्लाह के घर पर छापा मारा था, जिसमें एक पिस्तौल, कुछ गोलियां और 12 लाख रुपए नकद मिले थे, जिसके बाद अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं गिरफ्तार विधायक अमानतुल्लाह खान की पत्नी शफिया खान ने देर रात ही कहा था कि पुलिस अधिकारियों को उनके घर की तलाशी के दौरान कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिली। पुलिस ने शफिया खान के बयान का अभी तक खंडन नहीं किया है। आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी के बाद उनके समर्थन में आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पहले इन्होंने सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया, कोर्ट के बार बार पूछने पर भी ये कोई सबूत पेश नहीं कर पा रहे। फिर मनीष के घर रेड की, कुछ नहीं मिला। अब अमानतुल्लाह को गिरफ्तार किया है, अभी और भी कई एमएलएस को गिरफ्तार करेंगे। गुजरात में लगता है इन्हें तकलीफ बहुत ज़्यादा हो रही है। हालांकि खान के समर्थन में सांसद संजय सिंह और मनीष सिसोदिया की मुखर प्रतिक्रिया आई। आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि खान के घर पर छापेमारी पूरी तरह से फर्जी थी और छापेमारी के दौरान पुलिस अधिकारियों के चेहरे से पता चलता है कि उन्हें कुछ नहीं मिला। संजय सिंह ने पूछा कि फिर गिरफ्तारी का यह नाटक क्यों? बीजेपी अपनी दहशत की स्थिति में जो चाहे कर सकती है, लेकिन उनका गुजरात में विधानसभा चुनाव हारना तय है। मनीष सिसोदिया ने भी कहा कि आपके हर नेता को तोड़ने के लिए ऑपरेशन लोटस चल रहा है।
जमानत के मामले में राज्य सरकार के ढुलमुल रवैये की उत्तराखंड हाईकोर्ट ने आलोचना की। हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि राज्य जमानत मामलों के शीघ्र निपटान में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है। जस्टिस मैथानी की पीठ ने राज्य सरकार के चलता है वाले रवैये पर भी कड़ी फटकार लगाई और कहा कि जमानत के मामलों में राज्य का ऐसा रवैया कानून के शासन के लिए खतरनाक है। बेंच एक आरोपी पर धारा 384, 323, 504, 506 और 34 के तहत दर्ज केस की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उसने एक महिला के साथ मिलकर मुखबिर के खिलाफ छेड़छाड़ का झूठा मामला दर्ज कराया था, जिससे उससे पैसे निकाले जा सकें। राजस्थान में एथलीट्स को सरकारी नौकरियों में 2% आरक्षण की घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की है। नैनवा में ब्लॉक स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल कार्यक्रम के दौरान गहलोत ने यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि 229 प्रतिभाशाली एथलीटों के लिए आउट ऑफ टर्न नौकरियां और कोचों और एथलीटों के लिए पेंशन का प्रावधान भी सरकार ने किया है। राजस्थान सरकार अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में पदक जीतने वाले एथलीटों के लिए अब 3 करोड़ रुपए तक की पुरस्कार राशि भी देगी। राजस्थान में खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में वरीयता दी जाएगी। बता दें, राजस्थान के सभी जिलों में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल कार्यक्रम का आयोजन कई दिनों से चल रहा था। मुख्यमंत्री गहलोत ने 5-6 जिलों में इस दौरान पहुंचने की कोशिश की और कई खिलाड़ियों का उनके इलाके के हिसाब से सम्मान भी किया। करीब 10 लाख खिलाड़ियों ने ग्रामीण ओलंपिक के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। ये बड़ा खेल इवेंट बन गया है क्योंकि गाँव के खिलाड़ी इनमें हिस्सा ले रहे हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिवस को एक और जहां बीजेपी कार्यकर्ता उत्सव के तौर पर मना रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस और बेरोजगार युवा इसको राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मना रहे हैं। कांग्रेस की ओर से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी गई, साथ ही बेरोजगारी को लेकर निशाना भी साधा गया। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, एक प्रचलन है हर प्रधानमंत्री के जन्मदिन को एक प्रतीकात्मक रूप से मनाया जाता है। बच्चों से प्यार था तो जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन को बाल दिवस, इंदिरा गांधी जी का जन्मदिन कौमी एकता दिवस, राजीव गांधी का जन्म दिवस सद्भावना दिवस, अटल जी का जन्म दिवस सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, आज का दिन भी बेहद खास है। मोदी जी का जन्मदिन है तो उनकी उपलब्धियों की खूब चर्चा हो रही है, लेकिन समझ नहीं आता है कि मोदी जी ने इतना कुछ कर दिया कि उनके देश के युवा राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मना रहे हैं और ये पिछले कुछ सालों से मनाया जा रहा है। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि 60% लोगों को काम करने की आयु में काम नहीं मिल रहा था। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि 60% लोगों को काम करने की आयु में काम नहीं मिल रहा है या हताश होकर उन्होंने काम ढूंढना बंद कर दिया है। 20 से 24 वर्ष की आयु में 42% लोग बेरोजगार हैं। अगर ये भयावह नहीं है तो क्या है? सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, इनके लिए ना कोरोना और ना रूस और यूक्रेन के युद्ध के पीछे छुपा जा सकता है, क्योंकि कोरोना के पहले ही अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी और बेरोजगारी 45 सालों में सबसे अधिक हो गई थी। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, युवा मायूस हैं। मोदी जी ने कहा कि हर साल 2 करोड़ रोजगार दिए जाएंगे, इस हिसाब से 16 करोड़ रोजगार बन जाने चाहिए थे, लेकिन पिछले 8 सालों में 22 लाख से अधिक आवेदन में केवल 7 लाख लोगों को नौकरियां मिली हैं। ऊपर से महंगाई है और आय घट रही है तो बेरोजगारी और चुभ रही है। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, ऐसा नहीं है कि मोदी जी को चिंता नहीं है, उनको रोजगार की चिंता है, लेकिन वो एक व्यक्ति के रोजगार की। अमित शाह के बेटे जयशाह का कार्यकाल खत्म होना था। जयशाह का कार्यकाल 3 साल का था, उनको नियमों के मुताबिक रिटायर होना था, लेकिन अब बीसीसीआई का संविधान बदला जा रहा है, उनको 3 साल के लिए रोजगार सुनिश्चित कर दिया गया, लेकिन आपके बच्चों को 4 साल की नौकरी के बाद रिटायर कर दिया जाएगा। कांग्रेस प्रवक्ता ने सवाल पूछे, 2 करोड़ सालाना रोजगार कहां? केंद्र व राज्यों में 60 लाख खाली सरकारी पद क्यों पड़े हैं? रोजगार पैदा करने वाले एमएसएमई सेक्टर के लिए क्या योजना है? कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा शनिवार को केरल में पुथियाकावु जंक्शन से शुरू हुई। इससे पहले ये तमाम जगहों से होते हुए तिरुवनंतपुरम और कोल्लम पहुंची थी। कांग्रेस ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा को जन जन का साथ मिल रहा है और सब मिलकर देश के हालात बदलेंगे। ये पदयात्रा कन्याकुमारी के अगस्त्यस्वरम से शुरू हुई और कन्याकुमारी में कई जगहों से होते हुए तिरुवनंतपुरम पहुंची थी। पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा के तहत पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता लगातार आगे बढ़ रहे हैं। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने कहा है कि पार्टी अगले साल एक और यात्रा निकाल सकती है। बता दें कि इन दिनों कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है और इसे जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में समाप्त होना है। ये यात्रा 5 महीने तक चलेगी। जयराम रमेश ने कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा पार्टी के लिए बूस्टर डोज साबित हो रही है और पार्टी अगले साल गुजरात के पोरबंदर से अरुणाचल प्रदेश के परशुराम कुंड तक एक और यात्रा निकालने की योजना बना रही है।
रमेश ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा का असम चरण इस साल नवंबर में शुरू होगा और इस दौरान पार्टी के नेता असम के सदिया से लेकर धुबरी तक 800 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा का गुजरात, तेलंगाना, कर्नाटक या फिर 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से कोई लेना देना नहीं। पीएम मोदी ने एससीओ शिखर सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से कहा, यह युद्ध का दौर नहीं है। इसके बाद उनके इस बयान को अमेरिकी मीडिया में काफी सराहना मिल रही है। वॉशिंगटन पोस्ट ने एक शीर्षक में कहा है, मोदी ने यूक्रेन में युद्ध को लेकर पुतिन को फटकार लगाई। दैनिक की रिपोर्ट के अनुसार इसके अलावा एक और रिपोर्ट में कहा गया है, एक चौंकाने वाली सार्वजनिक फटकार में मोदी ने पुतिन से कहा, आज का युग युद्ध का युग नहीं है और मैंने आपसे इस बारे में फोन पर बात की। बता दें, मोदी की इस बात पर पुतिन ने कहा था कि मैं यूक्रेन में संघर्ष पर आपकी स्थिति जानता हूं, आपकी चिंताओं के बारे में जो आप लगातार व्यक्त करते रहे हैं, हम इसे जल्द से जल्द रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। दुर्भाग्य से विरोधी पक्ष यूक्रेन के नेतृत्व ने वार्ता प्रक्रिया को रद्द करने की घोषणा की है क्योंकि वो सैन्य तरीकों से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं। बता दें, रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर भारत ने अभी तक रूस की आलोचना नहीं की थी, वो लगातार इसको बातचीत के जरिए सुलझाने की वकालत करता रहा है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।